हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डेट है 28 सितंबर और आज के दिन की हम खास बात की चर्चा करेंगे। आज भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की 116वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो बात करते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में, इनके जीवन की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं कि कितना आनंदमय और कितना सीखने वाली जीवनी इनकी रही थी। इन्होंने देश को क्या दिया, और सबसे बड़ी बात कि हमारे एग्जामिनेशन में आता है दैट्स इट, हमको इससे मतलब है। तो शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 में। कहाँ पर? पंजाब में। सामान्य बालकों की तरह इनका भी जीवन बीत रहा था, क्योंकि पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड मैसेक्रे, जलियांवाला बाग मैसेक्रे या जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और इस हत्याकांड में अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनुसार 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए मात्र। इस घटना ने इनको बहुत ज़्यादा द्रवित किया और इन्होंने ठान लिया। उन दिनों ये कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने बीच में छोड़ दिया। इन्होंने ठान लिया कि अब ये स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, अपने देश के लिए लड़ेंगे। इस छोटी सी उम्र में पढ़ाई छोड़ के देश की आज़ादी के लिए, उसमें आवश्यक भी था क्योंकि माहौल ऐसा था कि हम दूसरे के गुलाम थे। गुलामी में जीने से अच्छा है कि मर जाओ, देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए। ऐसे ही नहीं कि फांसी लगा के मर जाओ कि बच जाओ, कायरता हो जाएगी। उसके बाद 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के किरदार से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। पहली घटना ये प्रभावित की। दूसरी घटना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, जो महात्मा गांधी की जीवनी प्रभावित की। तीसरी बात, उसके बाद इन्होंने 1921 में ये डिसाइड किया कि अब 100% उनको आज़ादी में किसी न किसी संगठन के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से जुड़ना है। बस ये परिस्थितियां ढूंढ रहे थे कहाँ पे ये इस संघर्ष में शामिल हो पाए, इनके विचारधारा से मिलता जुलता विचारधारा मिल पाए। क्योंकि ये युवा थे, युवा यानी गरम खून यानी कि संघर्ष के माध्यम से तोड़ फोड़, मारपीट, इस समय आक्रोश था कि सब गोली से भून के एकदम आज़ादी तुरंत रातों रात मिल जाए। एकदम गरम खून था। वैसे आपको रातों रात सिलेक्शन चाहिए, रातों रात नौकरी चाहिए, रातों रात शादी हो जाए, रातों रात BMW मिल जाए, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी चल रहा है कि रातों रात इनको आज़ादी मिल जाए, ब्रिटिशर्स का सफाया हो जाए, वो भारत छोड़ के चले जाए और इनकी जय जयकार हो। इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह की विचारधारा वाले लोगों को ये ढूंढ रहे थे। उसके बाद ये कानपुर पहुँचे। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कानपुर में कहाँ पे गए? कानपुर, जहाँ पे किससे मिले? गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। और इस समय ये एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था प्रताप। और इस पत्रिका के संपादन में भी ये जुड़े, यहाँ पे भी लेख लिखना शुरू किए। और जब गणेश शंकर विद्यार्थी ने वहीं पर बटुकेश्वर दत्त से भगत सिंह का मुलाकात करवाया, तो बटुकेश्वर दत्त उनको देख के बोले दम नहीं है बंदे में, क्योंकि वो बहुत दुबले पतले सावले से और मैले कुचैले कपड़े में बहुत भद्दे से दिख रहे थे, बहुत बेचारे से दिख रहे थे। तो उन्होंने बोला ये क्या नमूना उठा के लाए हो, इसमें तो दम नहीं है। और 2 साल के अंदर उन्होंने इस तरह से स्पीच देना स्टार्ट किया, इस तरह से अपने विचारों का प्रदर्शन किया, अपने पर्सनालिटी का सुधार किया कि बटुकेश्वर दत्त को गलत साबित किया। तो कानपुर में ही 2 लोगों से मिले, गणेश शंकर विद्यार्थी प्लस बटुकेश्वर दत्त से। उसके बाद नेक्स्ट घटना कौन सी प्रभावित करती है इनको? काकोरी कांड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। इस संगठन के क्रांतिकारियों ने काकोरी घटना को अंजाम दिया। काकोरी घटना के बारे में मॉडर्न में क्लास में बात करेंगे। काकोरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था हथियार के लिए। जब काकोरी कांड हुआ, तो काकोरी कांड में कई स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्युदंड की सजा दी गई, कई लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। इससे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 1928 में यही संगठन चंद्रशेखर आज़ाद के जुड़ने के बाद
HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। कब? 1928 में ये घटना हुई। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में हुआ। और 1928 में HRA क्या बन गया? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। शेखर आजाद। और यहीं पर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से मिले और राजगुरु से मिले और सुखदेव से मिले और जय गोपाल से मिले। जय गोपाल से मिले। 1928 की बात है। और 1928 में दूसरी घटना और क्या हो रहा है कि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, जिसमें 7 मेंबर रहते हैं और सब के सब ब्रिटिशर्स रहते हैं, जिसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। और ये कमीशन 1928 में भारत आया और जब भारत आया तो पूरे भारतीयों ने इसका जोर शोर से विरोध किया। बॉम्बे में जब वो पहुंचा, पंजाब में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में चल रहा था। और लाला लाजपत राय का विरोध चल रहा था 1928 में किसके लिए? साइमन कमीशन। और नारे क्या लग रहे थे? साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ। और नेतृत्व कौन कर रहा था पंजाब में? लाला लाजपत राय कर रहे थे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय स्कॉट थे और स्कॉट के आदेश पर इस आंदोलन को, आंदोलनकारियों को कुचलने, दबाने, अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया। और इसी ऑर्डर के चलते पंजाब में सैंडर्स और उसके समूह ने आंदोलनकारियों को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया। और जब दबाने का प्रयास शुरू किया गया तो उसी दौरान चूंकि लीडर लाला लाजपत राय थे तो लाठीचार्ज किसके ऊपर होगा? लाला लाजपत राय के ऊपर। तो सैंडर्स ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करना स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं कि 1-2 बार दिया और फिर इसको छोड़ दिया, उन्होंने तब तक लाठीचार्ज किया जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गए। और जितनी बार उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही थी उन्होंने वहाँ पे एक वाक्य बोला कि मेरे सिर पर अंग्रेजों की लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की किल साबित होगी। यानी बहुत जल्दी उनको समाप्त करने वाला ये किल हम तैयार कर रहे हैं। ताबूत जिसमें उनको दफनाया जाता है, उनके शव को रखा जाता है ईसाइयों के। इस तरह के उन्होंने नारे दिए और वो बहुत ज़्यादा घायल हुए। और इस घटना से जब किसकी बात कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह। भगत सिंह को ये घटना पता चली तो वो बहुत ज़्यादा द्रवित हुए। उनको लगा कि हम जैसे युवाओं के रहते हुए हमारे सीनियर सिटीजन इस प्रकार के संघर्ष में सामने आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको इस बात का बहुत धक्का लगा। उन्होंने समूह बनाया किसका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों का, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल और भगत सिंह थे। 1 2 3 4 एंड भगत सिंह 5 लोग थे। प्लान ये बना कि हमको स्कॉट को मारना है जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, क्योंकि सारा तामझाम, सारा जो ड्रामा था उसी का किया हुआ था। तो 17 दिसंबर 1928 को, 1928 की घटना हो रही है, 1928 को 17 दिसंबर 1928 को प्लान बना कि स्कॉट को उड़ाना है, मीन्स स्कॉट की हत्या करनी है। प्लान ये बना कि जब पुलिस थाने में जाएंगे और जैसे ही स्कॉट आएगा तो एक आदमी कौन? जयगोपाल। जयगोपाल ये आदमी था जो स्कॉट को पहचानने वाला था। यानी इसमें 5 लोगों में ये बात तय हुई कि स्कॉट को देखा कौन है। तो जयगोपाल ने बोला कि मैं स्कॉट को पहचानूंगा। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब ये थी कि जयगोपाल ने खुद कभी स्कॉट को नहीं देखा था। तो जयगोपाल इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पहचान लूँगा, जबकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। और जब 17 दिसंबर को पुलिस थाने खुले सुबह और जयगोपाल गए थाने के पास, छुपे हुए थे लोग, पूरा राउंड बना हुआ था। जयगोपाल को सूचना दे रही थी चंद्रशेखर आजाद को कि स्कॉट आ चुका है। उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव ये लोग मिलके उसकी हत्या करते। तो जयगोपाल ने जैसे, चूंकि उस दिन की घटना क्या हुई कि स्कॉट की सासू माँ भारत आ रही थी और वो उसके स्वागत में चला जाता है और स्कॉट की जगह आ जाते हैं सैंडर्स। और जयगोपाल चूंकि स्कॉट को देखा नहीं रहता है, इस वजह से वो सैंडर्स को देख के बोलता है कि यही है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये बात चंद्रशेखर आजाद को ये बताते हैं और चंद्रशेखर आजाद भी इनको नहीं देखे रहते हैं। तो ये बात बताते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। भगत सिंह और राजगुरु जाते हैं और
ठाए 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 खत्म हो जाते हैं। कौन? सैंडर्स। और सैंडर्स की हत्या करने के बाद भगत सिंह को लगता है कि ये तो गलत आदमी को मार दिया हम लोगों ने। उसके बाद चूंकि मर्डर तो हो चुका था और इन लोगों को बच के निकल के भागना था। अब बच के निकल के भागने के लिए ये लोग क्या करें, चूंकि लाहौर में पूरा कर्फ्यू लग गया, पुलिस चारों तरफ से इन लोगों को ढूंढना शुरू कर दी, तो एक प्लान और बना। यहाँ पे योगदान आता है एक और व्यक्ति, भगवती चरण बोहरा का। भगवती चरण बोहरा, जिनकी वाइफ थी दुर्गा भाभी, जिसको कहा गया है दुर्गा भाभी। प्लान ये बना कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इनको पंजाब से कैसे बाहर भेजा जाए। भगत सिंह को देख लिया गया था गोली चलाते समय, इसलिए भगत सिंह के ऊपर ज्यादा खतरा थी। तो भगत सिंह के पत्नी के रूप में किसे चुना गया? दुर्गा भाभी को। अब ये तो हो गया, दुर्गा भाभी का एक छोटा सा बेटा भी था। अब ये हुआ कि ये सब परिवार पंजाब से बाहर जाएंगे। तो चूंकि भगत सिंह का पूरा तस्वीर वायरल हो चुका था, तो कैसे बाहर जाते? तो भगत सिंह ने पूरा अंग्रेजों का पोशाक पहना और वो ब्रिटिशर्स बन गए। वही सूट बूट, वो कॉलर ऊंचा करके, टाई लगा के पूरी तरह से वो ब्रिटिशर्स के पोशाक में आए। और दुर्गा भाभी महंगी साड़ियाँ, सैंडल पहन के कुछ मॉडर्न दिखने की कोशिश कर रही, और एक जोड़े के साथ, एक परिवार के साथ। और इसमें राजगुरु को उनका नौकर बनाया गया, जो नौकरों वाले ट्रेन में जब ये बैठे, देहरादून के लिए सुबह की ट्रेन थी, तो सुबह वाले ट्रेन में बैठते हैं ट्रेन में, तो राजगुरु उनके नौकर का काम कर रहे थे, जो दूसरे बोगी में बैठे थे। और भगत सिंह और दुर्गा भाभी अंग्रेजों से बचते हुए अंग्रेजों के बीच में ही बैठ के ट्रैवल करके देहरादून से फिर कोलकाता चले जाते हैं। कोलकाता पहुंचने के बाद भगत सिंह को बड़ी टेंशन होती है, यार इतना बड़ा मर्डर किया, कोई हंगामा नहीं हुआ, क्रांति की जो जोश में फैलाना चाहता था वो फैला नहीं, अब कुछ और करना पड़ेगा। 1928 में ये कांड हो चुका था, सैंडर्स की हत्या। अब वो पहुंच जाते हैं कोलकाता से सीधे कहाँ? दिल्ली। दिल्ली जब वो जाते हैं 1929 में, तो दिल्ली में उस समय की विधानसभा का सत्र चल रहा था, जहां पे पब्लिक सेफ्टी बिल पास होना था 1929 में। कब की बात हो रही है? 1929 में। कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली असेंबली में कौन सा बिल पास हो रहा था? पब्लिक सेफ्टी बिल। उसमें कुछ भारतीय भी सदन में मौजूद थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, उनके बड़े भाई, और भी भारतीय थे। उनका ये उद्देश्य था कि ये जो बिल पास हो रहा है, जो कानून पास हो रहा है, ये भारतीयों के हित में नहीं है। भारतीयों को स्वराज्य चाहिए, भारतीयों को स्वतंत्रता चाहिए। बहरों को ये बात समझ नहीं आ रही है, और इस वजह से उनके साथ बटुकेश्वर दत्त, जिससे वो कहाँ पे मिले थे? 1925 में कानपुर में मिले थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ वो दिल्ली असेंबली में जाते हैं और बम ब्लास्ट कर देते हैं। बम ब्लास्ट करने के बाद वो भागते नहीं हैं। उसके दो रीजन थे। एक तो ये कि वो चाहते थे कि क्रांति की गूंज भारतीय युवाओं में फैले। दूसरा ये कि पंजाब में ये एक क्योस हो गया था, ये एक बात फैल गई थी कि ये क्रांतिकारी जब कोई कार्य करते हैं, किसी भी संघर्ष को अंजाम देते हैं, तो वो अपने तो बच के निकल जाते हैं, खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो इस बात को भी गलत प्रूफ करना था कि यदि हम संघर्ष कर रहे हैं तो दंड भी हम ही भुगतेंगे। और भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त दोनों लोग बम ब्लास्ट करने के बाद वहाँ पे नारा लगाते हुए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इस तरह के नारे लगाते हुए वहीं पे खड़े रह गए, और दोनों लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। जब अरेस्ट कर लिए जाते हैं, इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद पार्क में मारा जाता है 1930 में पहले ही। और उसके बाद जो लोग सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, एक एक करके उनको भी अरेस्ट किया जाता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त भी रहते हैं। चूँकि बटुकेश्वर दत्त को हत्या में देखा नहीं गया था, उनके लिए कोई गवाह नहीं था, प्रूफ नहीं था, इस वजह से वो इस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन आदमी रहते हैं, और इन तीन लोगों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र नाम से मुकदमा शुरू होता है, और मुकदमे में तीनों लोगों को फांसी की सजा होती है। और दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा होती है। तो भगत सिंह को डबल सजा मिल गई, एक फांसी की और एक उम्र कैद की। तो 24 मार्च 1931 को फांसी होना था,
लेकिन 24 मार्च को संघर्ष होने के डर की वजह से, आंदोलन होने के डर की वजह से ब्रिटिशर्स ने 23 मार्च 1931 को ही फांसी देना तय किया। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी तय हुआ, शाम को 7 बजे के बाद लगभग। और उस समय भगत सिंह की कहानी का अलग चलेगा। जब भगत सिंह को ये बताया गया कि आज आपको आज ही फांसी दिया जाएगा, तो उनके चेहरे पे तनिक भी सिकन नहीं थी। इनफैक्ट जब उनको ले जाया जा रहा था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के लिए, तो वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गाने का आघोष करते हुए जा रहे थे। और 23 मार्च को फिर फाइनली वो दिन आता है जब भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी होती है। और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में, यानी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी भगत सिंह की यात्रा। अब इसमें एक चीज़ ये बोला जाता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। महात्मा गांधी कानून थोड़ी है, महात्मा गांधी सिस्टम का हिस्सा थोड़ी है। लेकिन महात्मा गांधी और इरविन का जब समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट करते हैं 1931 में, तो महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा था कि हमारे कैदियों को रिहा किया जाए। तो इरविन ने शर्त रखा था कि जिस पर हिंसा का मुकदमा नहीं चल रहा है उसको छोड़ के सभी को रिहा कर दिया जाएगा। चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और कानून के पालक थे, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, वो भी कानून के अनुसार कार्य कर रहे थे। इसके पहले ही मदन मोहन मालवीय ने एक तार लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भगत सिंह को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन भगत सिंह को माफ़ नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने सैंडर्स की हत्या, मर्डर किया था, मर्डर चार्ज उनके ऊपर था। तो इस वजह से ये जो आरोप है महात्मा गांधी पर, ये सरासर निराधार साबित हो जाता है कि उन्होंने कोशिश नहीं करा, या वो चाहते तो बच जाते, क्योंकि कानून अलग चीज़ है और संघर्ष अलग चीज़ है। तो ये पूरी यात्रा थी भगत सिंह की, और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको बखूबी याद रखना। बहुत छोटे में मैंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, नहीं तो यदि भगत सिंह के पूरे कारनामों पर चर्चा किया जाए तो 2-3 घंटे का क्लास हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।